मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन रशीद है। मैं पीडियाट्रिक्स का प्रोफेसर हूँ डलहौजी यूनिवर्सिटी नोवा स्कोशिया कनाडा में। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, यानी माहिर अमराज जिगर व मैदा अतफाल, यानी वो डॉक्टर जो बच्चों के पेट की बीमारियों का इलाज करता हो। आज मैं सीलियक डिजीज यानी मर्ज सीलियक के बारे में कुछ बातें अर्ज करूंगा। सीलियक अंग्रेजी का लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ का बदल उर्दू, अरबी, फारसी या हिंदी में कोई नहीं, इसलिए उसको हम मर्ज़ सीलियक कहेंगे। मर्ज़ सीलियक यानी सीलियक डिजीज़ क्या है? सीलियक डिजीज़ यानी मर्ज़ सीलियक की बीमारी है जिससे मुतासर अफराद की आंतें एक लाहमिया यानी प्रोटीन, जिसको ग्लूटिन कहा जाता है, सोजिश का शिकार हो जाती हैं। ग्लूटिन गंदम यानी व्हीट, जौ यानी बार्ली और गंदम सिया या तलखा यानी रॉय जैसे अनाजों में पाई जाती है। जब मर्ज सीलियक का मरीज ग्लूटिन वाली खुराक इस्तेमाल करता है तो उसका मुदाफियती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम एक रद्द अमल जाहिर करता है, जिससे छोटी आंत की अंदरूनी झिल्ली यानी म्यूकोजा में सोजिश पैदा हो जाती है। आंत की इस झिल्ली में आमतौर पर बेशुमार छोटे छोटे रेशमनुमा उभार, जिनको विलाई कहते हैं, मौजूद होते हैं। इनका मकसद ग़िज़ाई अज्जा को खून में जज़ब करना होता है। मर्ज़ सीलियक में ग्लूटिन की मौजूदगी में इनको सख्त नुकसान पहुंचता है। इस सोजिश और मुतल्लिका नुकसान से मरीज को ना सिर्फ जिस्मानी तकलीफ की मुख्तलिफ अलामात पैदा होती हैं, बल्कि खुराक में मौजूद इंतहाई अहम अज्जा मसलन हयातीन, प्रोटीन, चर्बी यानी फैट और मादनियात और विटामिन वगैरह भी हजम होकर खून में दाखिल नहीं हो सकते। इससे सेहत बुरी तरह मुतासर होती है और मुख्तलिफ अनवा की पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। अगर मरीज अपनी ग़िज़ा से ग्लूटिन वाले अनाज निकाल दे तो उसकी सेहत फौरी तौर पर बहाल होना शुरू हो जाती है। इस लिहाज से मर्ज़ सीलियक को ग्लूटिन की एक तरह की एलर्जी भी कहा जा सकता है। मर्ज़ सीलियक कितना आम है? मर्ज़ सीलियक एक आम बीमारी है जो दुनिया के लगभग तमाम मुल्कों में पाई जाती है। शुमाली व जनूबी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और दूसरे ममालिक मसलन ईरान, भारत और पाकिस्तान में इसके मरीजों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अमेरिका और यूरोप में अंदाजन हर 100 में से एक शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 8 से 1% लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, मगर उनमें से अक्सरियत की तशखीस अभी तक नहीं हो सकी। अगर ये आदाद शुमार दुरुस्त हैं तो इस हिसाब से मर्ज़ सीलियक यानी सीलियक डिजीज दुनिया की आम तरीन बीमारियों में शुमार होगी। अगला सवाल है कि मर्ज़ सीलियक की अलामात और निशानात यानी साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? ये अलामात मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, मसलन पेट में दर्द, दस्त और पेचिश का लगना, बदहजमी और गैस का होना, मतली और कै यानी उल्टियां करना, पेट का फूलना, वजन का ना बढ़ना या वजन का घटना, शदीद कमजोरी और थकन, खून की कमी यानी एनीमिया और हड्डियों की कमजोरी और दर्द। मरीज में एक या एक से ज्यादा अलामात पाई जा सकती हैं। कुछ मरीजों में ये अलामात मामूली नौयत की होती हैं और वह खुद को ज्यादा बीमार महसूस नहीं करते। ऐसे मरीज अक्सर अपने डॉक्टर से रजू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इस मर्ज की तशखीस में देर हो सकती है।
मर्ज सीलियक उम्र के हर दौर में पाया जाता है जब तक कि खुराक में ग्लूटेन वाले अनाज मौजूद हों। लिहाजा यह बीमारी बच्चों, जवानों और बूढ़ों सभी में पाई जाती है। मर्ज सीलियक एक मूर्छी बीमारी है। अगर एक शख्स को यह मर्ज हो तो उसके करीबी रिश्तेदार मसलन भाई, बहन, वालदैन और बच्चों को भी यह मर्ज होने का इम्कान होता है। ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज के वो मरीज जो इंसुलिन के टीके लगाते हैं, उनमें भी यह मर्ज आम पाया जाता है। अगला सवाल है कि मर्ज सीलियक की तशखीस कैसे की जाती है। जिस मरीज में इस बीमारी की अलामात मौजूद हों, उसके खून का मुआयना किया जाता है। यह एक खून का टेस्ट है जिसका नाम टिश्यू ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी यानी जिसको आप मुख्तसरन TTG एंटीबॉडी कहते हैं, इससे किया जा सकता है। इससे मर्ज के मौजूद होने का अंदाजा लग सकता है। मरीज की इस मर्ज की मुकम्मल और हतमी तशखीस के लिए आंतों की अंदरूनी झिल्ली का मुआयना जरूरी है। इसको बायोप्सी कहा जाता है। मरीज को गनूदनी की दवा देकर एक लचकदार नाली मुंह के रास्ता छोटी आंत में दाखिल की जाती है और वहां से अंदरून झिल्ली यानी आंत के अंदर की झिल्ली का इंतहाई एक छोटा सा टुकड़ा जिसको बायोप्सी कहते हैं लिया जाता है। यह मुआयना माहिर अमराज जिगर व मेदा डॉक्टर यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं। मर्ज सीलियक का इलाज क्या है। मर्ज सीलियक ग्लूटेन की एक मुस्तकिल एलर्जी है। यह एलर्जी हमेशा रहती है, अगरचे उसका मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाई परहेज से इलाज किया जा सकता है। मरीज को हमेशा हमेशा के लिए गंदम, जौ और गंदम स्याह यानी तलखा से बनी हुई तमाम अशियाए खुर्दोनोश से परहेज करना चाहिए। खुराक में ये अशिया निकालते ही मरीज की सेहत बहाल होना शुरू हो जाती है। आंतों की सोजिश रफा हो जाती है और मरीज जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे बेहतर महसूस करता है। अगर मरीज इन अशिया से परहेज रखे तो वह मुकम्मल तौर पर एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। बीमारी की तशखीस के शुरू के कुछ अरसा में कुछ मरीजों को दूध हजम करने में दुश्वारी पेश आ सकती है। अगर ऐसा हो तो 1-2 महीने के लिए दूध और इससे बनी हुई दीगर अशिया से परहेज करना चाहिए। मरीज को एक मल्टीविटामिन की एक गोली रोजाना बाकायदा लेनी चाहिए। यह भी फायदेमंद हो सकता है। इस सिलसिले में मरीज को अपने डॉक्टर से बाकायदा मुआयना करवाना चाहिए। याद रखिए कि मर्ज सीलियक मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ ग़िज़ाई परहेज है। अगला सवाल है कि मर्ज सीलियक के मरीज की ग़िज़ा क्या हो सकती है। इस बीमारी के मरीजों को इन ग़िज़ाओं से जो 3 अनाजों से बनी हो मुकम्मल तौर पर परहेज करना चाहिए। नंबर 1 गंदम यानी व्हीट और उससे बनी हुई तमाम अशिया। नंबर 2 जौ यानी बार्ली और इससे बनी हुई तमाम अशिया। नंबर 3 गंदम स्याह, इसको देवगंदम या तलखा भी कहते हैं, राई, इससे बनी हुई तमाम अशिया। यह अनाज यूरोप में इस्तेमाल होता है, इससे डबल रोटी बनती है वहां। इस सिलसिले में मरीज को अपने डॉक्टर और माहिर खुराक यानी डाइटिशियन से मशवरा करना चाहिए ताकि मुकम्मल मालूमात हासिल हो पाए। मर्ज सीलियक को आटे और उससे बनी हुई तमाम अशिया खाने पीने में निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आटा जो है ये गंदम से बनता है। मसलन रोटी, पराठा, नान, पूड़ी वगैरह, डबल रोटी, सैंडविच वगैरह, बिस्किट और रस, केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल वगैरह, समोसे, नमक पारे वगैरह, सवैयां और कुछ दीगर मिठाइयां वगैरह। मुंदरजा झेल अशिया का सीलियक मरीजों के लिए खाना मुनासिब और महफूज है, बशर्ते कि उसमें गंदम या जौ की कोई आमेज़श ना हो।
सो मिसाल के तौर पे चावल और उससे बनी हुई तमाम अशिया मर्ज सीलिया के मरीज के लिए ठीक हैं। मकई और उससे बनी हुई तमाम अशिया, तमाम किस्म की दालें, तमाम किस्म के फल, दूध और उससे बनी हुई दीगर अशिया मसलन दही, मक्खन, लस्सी, पनीर वगैरह, तमाम किस्म का गोश्त मसलन गाय, बकरा, मुर्गी, मछली वगैरह, तमाम किस्म की सब्जियां, बेसन का आटा और उससे बनी हुई अशिया, तमाम किस्म के अंडे, नमक, मिर्च, हल्दी और दीगर मसाला जात, पानी, चाय, फलों का जूस और दीगर अक्सर मशरूबात। गंदम हमारी खुराक में एक बुनियादी हैसियत रखती है। खाने पीने की चीज़ों में गंदम की आमेज़श आम है। मसलन मकई का आटा अगर उसी मशीन में बनाया जाए जिसमें गंदम का आटा बनाया गया था तो इसमें आमेज़श का खदशा है। लिहाजा इस मशीन में मकई का आटा बनवाना मुनासिब ना होगा। याद रखिए कि गंदम और ये दूसरे अनाज जिनसे मरीज को परहेज करना चाहिए, उनकी एक नन्ही सी मिकदार भी अगर इंसान ले तो उससे सेहत को, मरीज की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। अगर फौरी तौर पर मरीज को कोई जिस्मानी तकलीफ ना भी पहुंचे तो आंतों को नुकसान ज़रूर पहुंचता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि इंसान मुकम्मल तौर पर परहेज करे। अगर ये आमेज़श का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलता रहे तो मज़ीद पेचीदगियां भी पैदा हो सकती हैं। लिहाजा मर्ज सीलिया के लोगों को अशियाए खुर्दोनोश के ख़रीदते वक्त इनके अज्जा का मालूम करना, यानी इंग्रेडिएंट्स का मालूम करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ में आमेज़श का शक हो तो मरीज़ के लिए उसका तर्क कर देना ही बेहतर है। आखिर में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मर्ज सीलिया के जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उनको अपने डॉक्टर से मुकम्मल और बाकायदा मुआयना करवाते रहना चाहिए। शुक्रिया। सलाम, नमस्ते। मैं गौरी बावा, रजिस्टर्ड डायटिशियन और वॉलंटियर कैनेडियन सीलियाक एसोसिएशन। आज आपसे रूबरू हो रही हूँ कुछ सीलियाक डिजीज़ या सीलियाक मर्ज के बारे में बात करने के लिए। सीलियाक मर्ज क्या है, क्यों हो जाता है, कैसे होता है, इसका क्या इलाज है। अक्सर कई ऐसे सवाल हमारे सामने आते हैं जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं किसी रीज़न के कारण, जैसे कि बदहज़मी रहना, पेट ख़राब रहना और बार बार दस्त लगना, और भी कई किस्म के सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं। तो हमको लगता है हम एक बार अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे पता करें हमें क्या प्रॉब्लम है। और अगर वो हमें आगे जाके ये बताते हैं कि हमें सीलियाक डिजीज़ है तो काफ़ी कश्मकश में पड़ जाते हैं, ये सीलियाक डिजीज़ है क्या। सीलियाक मर्ज छोटी आंत का मर्ज है जो कनक, राई या जौ में मिलने वाले प्रोटीन, जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं, उसके कारण होता है। ये जो ग्लूटेन है ये छोटी आंत में पाई जाने वाली झिल्लियों को, जिन्हें हम विलाई भी कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा नहीं है कि ये खांसी जुकाम की तरह एकदम शुरू हो जाता है, धीरे धीरे शुरू होता है, पता लगने में समय लगता है, टाइम लग जाता है। और जब हमारी सीलियाक डिजीज़ हमें हो रही होती है या हमें होती है और हमें पता नहीं होता, हम कनक, जौ, राई का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जिस विलाई को नुकसान पहुंचता है उससे हमारे शरीर में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन, जो छोटी आंतें हैं वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करती हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, हर किस्म की अलग अलग एरियाज़ में होती हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन करती है। उनकी कमी हो जाती है जिसके कारण आगे चल के हमें थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होता। तो अलग अलग चीज़, ज़रूरी तत्व जो हैं हमारे खाने में से, हमारे आहार में से हमें नहीं मिल पाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हमें कई किस्मों की शिकायत हो रहती है, पेट खराब रहना, हमें लगता है शायद हम समय से खाना नहीं खाते, या हम ठीक तरह से अपना खाना नहीं खा पाते, या हम समय से वो चीज़ें नहीं खाते जो हमें खानी चाहिए, इसलिए हमें ये तकलीफ़ें रहती हैं। तो कई बार हम इन चीज़ों को अनदेखा भी कर देते हैं या हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे फैमिली में, हमारे घर में किसी और को ये बीमारी नहीं होती और इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती। ऐसी कोई भी छोटी मोटी
सिम्टम्स होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, यानी आप अक्सर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपके खून में कमी रहती है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि जब भी मैं खाना खाता हूँ या जब भी ऐसा कुछ होता है मेरे को ये तकलीफ़ें आम तौर पे रहती हैं, तो आपका डॉक्टर इसमें आपकी मदद कर सकता है और आपके कुछ ब्लड टेस्ट करके वो ये पता कर सकता है कि आपको सीलिएक डिजीज़ है कि नहीं है, यानी कि आपको सीलिएक मर्ज़ है या नहीं है। अब अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपको उन्होंने उसके बाद पता चला कि आपको सीलिएक मर्ज़ है, तो अब इसका क्या इलाज है? सीलिएक मर्ज़ का सिर्फ एक ही इलाज है, यानी कि आपके खाने में से कनक, जौ और राई का 100% आपको वो खाना अपने रोज़मर्रा के खाने में से निकालना होगा। कनक, जौ और राई से बनी हुई चीज़ों का पूरी तरह परहेज़ करना होगा, यानी कि भटूरे, नान, समोसे, फुलके, पराठे जो कनक से या जौ से बनते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। और राई से अक्सर कनाडा में सिर्फ डबल रोटी बनती है, उसका भी हमें बहुत ध्यान करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि मैं कनक, जौ या राई तो खा नहीं सकता, तो मैं खाने में खाऊं क्या? मैं नाश्ते में ब्रेड नहीं खा सकता तो मैं क्या खाऊंगा? मैं दोपहर को, रात को? तो अनाज के बारे में बात करें तो अनाज में हम अलग अलग किस्म के दूसरे अनाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मकई, अरारोट का आटा, बकव्हीट का आटा, या फिर खास बादाम, काजू, आलू और चावल के फ्लावर के मिश्रण से बना हुआ आटा, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया फ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमें इस बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मैंने पास्ता खाना है तो मैं किस चीज़ का खाऊं, या मैंने रोटी खानी है तो मैं किस चीज़ की बनाऊं। हम कनक, जौ या राई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर हम उसके अलावा इन बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम ओट्स खाएं तो हम सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री ओट्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें अक्सर क्रॉस कंटैमिनेशन यानी कि मिलावट होने का डर हो सकता है। मिलावट इस तरह से नहीं होती कि जानबूझ के कोई मैन्युफैक्चरर या खाना बनाने वाला उसके अंदर कनक, जौ या राई डालना चाहेगा, पर कई बार एक्सीडेंटली एक्सपोजर्स हो जाते हैं, यानी कि गलती से हो जाता है, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लूटेन फ्री फूड तकरीबन हर ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल है, और आजकल ग्लूटेन फ्री के फूड के लिए एक अलग एल या एक अलग एरिया भी पाया जाता है। हम उस एरिया में जा सकते हैं और अपनी पसंद के वहाँ पे बने हुए ग्लूटेन फ्री चीज़ें, जैसे कि बिस्किट हो गई, ब्रेड हो गई, या फिर अलग अलग किस्म के केक्स वगैरह हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गई, उन चीज़ों का चयन उनका हम कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ग्लूटेन फ्री जो फ्रिज में पाई जाती हैं, तो उसके लिए भी एक अलग सेक्शन होता है, जिससे आप ग्रोसरी स्टोर में जाके पूछ सकते हैं ग्रोसरी स्टोर के नुमाइंदों को कि हमको ग्लूटेन फ्री फूड चाहिए, हम कहाँ ले सकते हैं, हम ये कहाँ से पिक कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आप ग्रोसरी स्टोर के इस सेक्शन में जाएं तो वहाँ पे आपको ग्लूटेन फ्री फूड मिलेगा। अब बात आती है हमें कैसे पता चलेगा फूड ग्लूटेन फ्री है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लेबल रीडिंग करें, यानी कि हर फूड पैकेज के ऊपर एक लेबल होता है जिसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, जिसमें लिखा होता है कि अब हम इसमें क्या क्या एक मैन्युफैक्चरर ने डाला है। कनाडा के लेबलिंग रूल्स के हिसाब से कोई भी कनक, जौ या राई को बायोलॉजिकल या बोटानिकल नेम्स में नहीं लिख सकता। अगर उसमें कनक, जौ या राई डाली गई है या इस बात का डर है कि उसमें किसी किस्म की क्रॉस कंटैमिनेशन है, तो वो उसमें लिखा जाएगा। अगर आप कोई बिस्किट का डब्बा या कोई केक का डब्बा उठाते हैं और उस पर लिखा हुआ है व्हीट फ्लावर या राई या बार्ले, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको सीलियाक डिजीज़ है और हम ये चीज़ें नहीं खा सकते, तो हम उन डब्बों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेबल रीडिंग हमारे लिए सबसे पहला हथियार है, इसका हम इस्तेमाल करके अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जितना हमारे खाने में ग्लूटेन की कमी होगी, बिना ग्लूटेन का खाना हम खाएंगे, उतनी हमारी छोटी आंत तंदुरुस्त होगी, ठीक होगी, और हमारी अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, खाने में से न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। सो ध्यान रहे, सबसे पहले हमने करना है तो हम जब भी अपने लिए कुछ खरीदें हम उसकी लेबल ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा हम
बाकी सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम प्रोटीन ज़रूर खाएं तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मतलब सुबह के नाश्ते में, दोपहर और रात के खाने में प्रोटीन किसी किस्म का हो। अगर दालें हैं तो दालों का इतना ध्यान रखें, उन्हें चुग लें, साफ कर लें, उसमें कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, कोई कनक, जौ या राई का दाना ना हो, फिर उसे अच्छी तरह धोकर फिर इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ पैकेट का लेबल ज़रूर पढ़ें। अगर हमें ग्लूटेन फ्री सर्टिफाइड नहीं मिल रहा है तो हम उसमें ध्यान दें। हम चिकन, मीट, फिश, टर्की, अंडा, इन सब का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमारे सुबह, दोपहर और रात के खाने में ज़रूर होनी चाहिए वो है सब्जियों और फलों का भरपूर इस्तेमाल। ज़रूरी है कि हम जो भी सब्जियां या फल इस्तेमाल करें हम उन्हें साफ तरीके से धोएं, उनको ठीक तरह से हैंडल करें, यानी कि आटे से सने हुए, कनक के आटे से सने हुए हाथों से या किसी प्लेट के ऊपर हल्का सा कनक का आटा गिरा हुआ है उस पर हम सब्जियां या फलों का या दालों का या किसी भी खाने का इस्तेमाल उस पर ना रखें। साफ प्लेट, साफ चाकू, साफ कटिंग बोर्ड्स, कढ़ाइयाँ जो भी इस्तेमाल करें बिल्कुल साफ सुथरी हो, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी क्रॉस कंटामिनेशन से अगर हम थोड़ी बहुत भी कनक का इस्तेमाल करते रहें, नोइंगली, अननोइंगली, अनजाने तौर में भी, तो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो खाना हमारी छोटी आंत में जाएगा जो हमारी छोटी आंत को नुकसान पहुंचाएगा। कनाडा की फूड गाइड के बारे में कुछ बात करें अब, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि कनाडा की फूड गाइड एक ऐसा टूल है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत कुछ समझने के लिए। लेबल रीडिंग कैसे करनी है, खाने में हमने अपना नाश्ते में क्या क्या खा सकते हैं, दोपहर को और रात के खाने में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इन बिटवीन अगर हमने खाने के बीच में स्नैक्स लेने हैं तो हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कनाडा की फूड गाइड पे एक बार ज़रूर गौर फरमाएं। सीलियाक डिजीज़ में सबसे पहले फिर मैं कहूँगी लेबल रीडिंग करें, खाने में कनक, जौ और राई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्रॉस कंटामिनेशन का ध्यान रखें और साफ़ सफाई का खूब ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है जगह जिस कहाँ पे आप खाना बना रहे हैं वो साफ़ हो। मैं फिर कहूँगी चाकू का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो चाकू साफ़ हो, आपके बर्तन साफ़ हों। पहले कोशिश करिए जिस घर के मर्ज़ को, इस इंसान को ये मर्ज़ है उनके खाना बनाया जाए, उनके लिए खाना बनाया जाए। जो अवन है, माइक्रोवेव है, उसको साफ रखा जाए ताकि हमारे जो मरीज़ हैं हमारे घर में जिनको सीलियाक डिजीज़ का मर्ज़ है उनका हम ध्यान रख सकें। जब हमें पता चलता है कि हमें सीलियाक डिजीज़ है तो हमें कई तरफ से मशवरे मिलते हैं, आप ऐसा कर लें, ऐसा खा लें, पर आज तक आपने हमेशा कनक का इस्तेमाल किया है, अब आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अब हमारे को पता है कि हमें ये बीमारी है, हमें ये मर्ज़ है, तो हमें ध्यान पूरी तरह अपनी सेहत के लिए रखना है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग, जीवन भर हमारे साथ रहने वाला मर्ज़ है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका हम जितना ध्यान रखेंगे हम उतने स्वस्थ रहेंगे, हम उतने सेहतमंद रहेंगे। ज़रूरी ये है कि आप रूटीन में अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं, रूटीन में अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जैसे आपके डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं उसको फॉलो करें। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन को अपने खाने के बारे में मिलें। मैं क्या खा सकता हूँ, क्या नहीं खा सकता हूँ, वो आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। वो आपको लेबल रीडिंग सिखा सकती हैं, आपको अपने खाने का चयन कैसे करना है, उसमें खाने में क्या क्या ऐड करना है, नहीं करना है, आपको किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके खून में जैसे विटामिन B12 या कैल्शियम या आयरन की कमी है तो हमें किन खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो सके, और खाना हमें कैसे खाना चाहिए, उस तरीके की कुछ बहुत सारे मशवरे हैं जो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन ही आपको दे सकती हैं, और उनसे ज़रूर अपना राब्ता कायम करें। तीसरी चीज़ का, जिस चीज़ का बहुत ध्यान रखें वो है कैनेडियन सीलियाक एसोसिएशन, जो आपके लिए लेटेस्ट रिसर्च अपनी न्यूज़लेटर्स में लाती है, और उनके पास डाइटिशियन भी है। मैं भी उनकी एक वॉलंटियर हूँ। कभी ज़रूरत लगे एक डाइटिशियन से बात करनी है, आपके पास किसी और डाइटिशियन के पास पहुँचने का समय नहीं है, तो कैनेडियन सीलियाक एसोसिएशन से राब्ता कायम करें, उनको कॉल करें, उनको वॉइस मेल छोड़ें, ईमेल छोड़ें, वो आपको कॉल बैक करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए जैसे भी वो कर सकते हैं।
कनेडियन सीलियाक एसोसिएशन बहुत सारे वेबिनार्स रन करती है जो फ्री होते हैं और उनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल होते हैं। उनको देखिए, उनके बारे में जानिए। वहाँ पे बहुत सारी न्यूट्रिशन टिप्स मिलेंगी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, कैसी कैसी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि सीलियाक डिजीज़ मैं फिर कहूँगी एक लाइफ लॉन्ग मर्ज है। जब हमें इसके बारे में पता चलता है तो ज़रूरी है हम सबको ये बताएं कि हमें ये मर्ज है। हमें कनक, जौ, राई से बनी हुई चीज़ों का पूरी तरह परहेज़ करना है। 100% हमने ग्लूटेन फ्री रहना है। अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूंगी। जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, बेधड़क होके कनेडियन सीलियाक एसोसिएशन में कॉल करें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। सलाम, नमस्ते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आज दावत दी और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने कस्टमर्स के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी को शेयर करूँ। तो साइमा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप ग्लूटेन फ्री कैसे बनी? जब मैं बड़ी हो रही थी, बचपन से, मेरा ख्याल है मैं 8 या 9 बरस की होंगी, हमेशा मुझे कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती थी। पेट में दर्द, जैसे मतली हो रही हो, इस तरह की चीज़ें तो एवरीडे होती थी। फिर साथ में मेरे जिस्म के ऊपर रेड कलर के, लाल रंग के बड़े बड़े पैचेस निकल आते थे। उस पर ख़ारिश होती थी और अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी, क्योंकि पेट में तकलीफ़ अलग है और रैशेज़ अलग निकल रहे हैं। तो मेरी जो मामा थी वो मुझे मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास लेके गई, और जिस भी डॉक्टर के पास गए हम, उसने या तो मुझे कोई एंटी एलर्जी मेडिकेशन दी है एलर्जीज़ के लिए, और साथ में एक दवा दे देते थे उसके पेट के दर्द के लिए। और हर दिन एक ही जैसी रूटीन थी मेरी। एक दवा मुझे लेनी थी पेट के दर्द के लिए और एक दवा लेनी थी मुझे अपने रैशेज़ के लिए, और हर दवा जो थी वो सिर्फ 24 घंटे काम करती थी। तो एवरीडे सुबह उठो, दवाएं खाओ, 24 घंटे तक उसका असर रहता था, और उसके बाद जब असर कम होता था तो फिर वही रैशेज़, फिर वही ख़ारिश, वही पेट की तकलीफ़, और मेरा खाना खाना मुश्किल हो गया था। मगर अफसोस की बात यह है कि कोई भी डॉक्टर मेरा प्रॉपर इलाज नहीं करा सका, और ना ही उनके पास कोई ऐसा जवाब था कि जिससे हम ये पता लगा सकते कि मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं कनाडा आई, और कनाडा आके मैंने एक एलर्जिस्ट को ढूंढा, और एलर्जिस्ट ने मेरी एलर्जी टेस्ट किया, और एलर्जी टेस्ट में बहुत सारी एलर्जीज़ निकली। डस्ट से एलर्जी, डैंडर से एलर्जी, सीजनल एलर्जीज़ अलग थीं, और खाने से एलर्जी थी। मगर फिर भी कहीं से भी ये पता नहीं चला कि मुझे ग्लूटेन से भी एलर्जी हो सकती है। तो डॉक्टर ने मुझे एक स्टेरॉयड लिख के दिया और कहा कि आप ये स्टेरॉयड एवरीडे लें, और इसको लेती रहें आप जब तक आप ले सकती हैं। उस वक्त मेरे हस्बैंड जो थे वो चाइना में जॉब करते थे और हम भी वहीं रहते थे, तो मैंने 1 साल की दवाएं एडवांस में ली और मैं चाइना चली गई और खाती रही। जो उन्होंने स्टेरॉइड्स दिए थे वो मैं लेती रही। हाइव्स तो नहीं निकली मुझे जब मैं स्टेरॉइड्स ले रही थी, तो स्किन के जो रैशेस थे वो सब ख़त्म हो गए थे, मगर पेट की तकलीफ़ ज़्यादा हो गई थी, और इतनी थी कि मैं खाना खाती थी और मुझे फ़ौरन उल्टी हो जाती थी। तो मैंने स्टेरॉइड्स बंद कर दिए, क्योंकि कुछ जाके रिसर्च की मैंने गूगल पे, और उन्होंने काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ था कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, और इनसे बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने एब्रप्टली बंद कर दी। जब वो बंद की तो दोबारा से रैशेज़, दोबारा से वही पित्त उछलना, वही पेट की तकलीफ़, मगर एटलीस्ट पेट की तकलीफ़ इतनी नहीं थी उस वक्त जो स्टेरॉइड्स लेने की वजह से हो रही थी। खैर, एक पॉइंट पे आके हम वापस कनाडा मूव हुए, और मैंने पहली फुर्सत में एक नेचुरल डॉक्टर ढूंढा, जिसने मुझे देखते ही सबसे पहले कहा कि आप जाएं और जाके अपना सीलियाक का टेस्ट कराएं। और वो उसने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी। मैं अपना टेस्ट कराया, और आप सोच नहीं सकते कि डायग्नोसिस थे उसमें साफ लिखा हुआ था कि मैं आई एम सीलियाक, आई एम
आई एम एलर्जिक टू ग्लूटेन। और जब रिज़ल्ट आया और डॉक्टर ने कहा कि दैट्स इट, दैट्स योर प्रॉब्लम, आप ग्लूटेन से एलर्जिक हैं, आप सीलियाक हैं, और आपको वो वाले सिम्टम्स नहीं हुए जो आमतौर पे लोगों को जो सीलियाक होते हैं उनको जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको नहीं हुए हैं, मगर ये कि सिम्टम्स थे और वो डायग्नोस नहीं हुए। एनीवे, मैंने फौरी तौर पे अपनी जितनी पैंट्री में जितनी ग्लूटेन से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने निकाल के और फेंक दी। मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस मैं लेके आई, और एक हफ्ते के बाद, मैंने ग्लूटेन छोड़ने के एक हफ्ते के बाद, ना मुझे रैशेस थे, ना मेरे पेट में तकलीफ़ थी, ना ही मुझे कोई उल्टी आ रही थी, ना ही मुझे नाज़िया फ़ील हो रहा था, और ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं फिर से दोबारा से ज़िंदा हुई हूँ। मैं ऐसी फीलिंग थी जो मुझे बचपन से लेके आज तक कभी फील ही नहीं हुई। लाइक नॉर्मल फील होने लगा मुझे, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी फीलिंग मुझे कभी पहले हुई नहीं। और उसके बाद से बस फिर मैं अपनी ज़िंदगी से मैंने ग्लूटेन को बिल्कुल निकाल के बाहर किया, और अपनी लाइफ में ग्लूटेन फ्री चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना शुरू की। और आप यकीन करें, देखते ही देखते, उस ज़माने में इतने मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे मार्केट में कि मैं बाहर जाती और आयल बनी हुई हो और उसके अंदर आप जाके ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ढूंढ लें। ये मैं आपको 10-12 साल पुरानी बात बता रही हूँ। जितनी अब मिलती हैं, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, बल्कि पूरी ग्लूटेन फ्री आयल्स अलग बनी हुई हैं। तो वो दिन है और आज का दिन है, ग्लूटेन को कभी हाथ नहीं लगाया, और बहुत अच्छा फील करती हूँ मैं। मेरी मदर ने कोई ऐसा इलाज नहीं है जो छोड़ दिया हो। रेगुलर डॉक्टर्स, जिनको एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर, जड़ी बूटियों का इलाज, दवाई लगाई, उस मतलब जो स्किन के ऊपर रैशेस थे उसके ऊपर दवा लगाने की अलग थी, खाने की अलग थी, और हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लाइक कोई सुराग नहीं था कि बीमारी क्या है। मगर सीलियाक जैसा वर्ड कभी हमारे जहन से गुजरा ही नहीं कि सीलियाक भी कोई चीज़ है। तो मैंने उस चीज़ को, उस बीमारी को, या आप कह लें जो मेरी डे टू डे प्रॉब्लम्स थी, उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अगर ऐसे ही रहना है और हर चीज़ की अलग दवा खानी है और 24 घंटे के बाद दोबारा दवा खा के उसको सबसाइड कर देना है और फिर अगले दिन वही सेम साइकिल चलती रहेगी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उसी तरह रहती रही मैं। बेलबोट्स के पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? हमारी इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में सीलियाक या ग्लूटेन इंटॉलरेंस की नॉलेज बहुत कम है, और जितना इंटरेक्ट किया उतना ये पता चला कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो या तो सीलियाक हैं या ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं। और जैसे जैसे मैं इस चीज़ में इन डेप्थ इन्वॉल्व होती गई, मुझे ये भी पता चला कि ग्लूटेन फ्री रोटी मार्केट में उसकी डिमांड है, और लोगों को जिस तरह एक आम रोटी होती है उस तरह की प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो मैंने जितनी भी उस वक्त मार्केट में चीज़ें मौजूद थी, मैंने लाके उसको यूज़ करके देखा, और वो रोटी वाला मज़ा नहीं था, वो रोटी वाला टेक्सचर नहीं था। या तो वो बहुत अकड़ जाती थी, टूट जाती थी, या फिर ये कि उनका आफ्टर टेस्ट जो कि बहुत ही ऐसा टेस्ट था जो आई वुड नॉट ईट दैट अगेन। ये कह लें आप कि मैं कभी भी उसको दोबारा ला के दोबारा नहीं बनाऊंगी। और जैसे जैसे मैं प्रोडक्ट्स लाके उनको यूज़ करती रही, मुझे पता चला कि मार्केट में इसकी डिमांड है मगर चीज़ अवेलेबल नहीं है। और फिर मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और मुख्तलिफ फ्लावर्स लाके, मुख्तलिफ ब्लेंड्स बना के इस चीज़ को देखा कि कौन सी चीज़ कितनी डालूं तो किस तरह की रोटी बनती है। और आप यकीन करें कि इसको करते करते मुझे तकरीबन 8 साल से तो मुझे याद है कि मैं कर रही हूँ। और तकरीबन 4 साल पहले जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी प्रोडक्ट अब रेडी है, तो आप यकीन करें कि मुझे उस दिन बेइंतहा खुशी हुई, अपने लिए नहीं सिर्फ, बल्कि मेरी अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट को शेयर करना चाहती थी। और मैंने बहुत सारे सैम्पल्स बनाए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में उसको मैंने शेयर किया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे हस्बैंड उस वक्त
काफ़ी हैवी थे और उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी मेडिकल। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट को अपने हस्बैंड पे ट्राई किया और उनका वज़न उस वक्त 290 पाउंड था, विच इज़ बहुत ज़्यादा होता है 290 पाउंड। और जब उन्होंने मेरी रोटी खाना शुरू की और उन्होंने स्विच किया ग्लूटेन से, सिर्फ मेरे कहने पे, हालांकि वो सीलियाक नहीं है, तो मेरे ख्याल है 6 या 8 महीने के अंदर उनका वज़न पूरे 100 पाउंड कम हुआ। बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी ये। और देखते ही देखते मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के सर्कल में जिन लोगों को वज़न की प्रॉब्लम थी, आप यकीन करें कि उन लोगों ने मुझसे आटा लिया है और उनका वज़न कम हुआ और बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ उनके जो हैं वो रिवर्स हुए। मेरे हस्बैंड की शुगर रिवर्स हुई, सबसे बड़ी बात ये थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इनकरेज किया कि मैं इस प्रोडक्ट को ले जाके कम्युनिटी से बाहर, लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल से बाहर उसको इंट्रोड्यूस करूं। और तब मैंने ब्रेडेबल्स खोलने का इरादा किया था। आपकी कंपनी का विजन क्या है? मैं चाहती हूँ कि ब्रेडेबल्स जो है वो एक ऐसा ब्रांड बने जिसके ऊपर हमारे जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट और सीलियाक कस्टमर्स हैं वो ट्रस्ट कर सकें। उसके लिए हम अपनी इस ग्लूटेन फ्री और सीलियाक कम्युनिटी के लिए सॉल्यूशंस पैदा करें और हमारी इंग्रेडिएंट्स पे उनका ट्रस्ट ऐसा हो कि वो बग़ैर किसी परेशानी के या मुश्किल के हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए हमने अपने इंग्रेडिएंट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हम चाहते हैं कि हम नई से नई प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएँ और उन तमाम ट्रेडिशनल चीज़ों को, ब्रेड्स को, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखती हों, उन तमाम चीज़ों को हम ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स से रिप्लेस करें ताकि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं दुनिया में, जहाँ भी, जिस मुल्क में भी कस्टमर्स हैं, उनके लिए उनके हिसाब से उनकी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है वो ग्लूटेन फ्री वर्जन में मौजूद हो ताकि वो एक सोल्यूशन बन सके, उनकी ज़िंदगी में एक आसानी पैदा कर सके। और यही हमारी कंपनी का मिशन है। आपके व्यूअर्स के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर ट्यूटोरियल है, जो हमने एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, वो वीडियो आपको QR कोड के थ्रू हमारे हर बैग के पीछे जो लेबल लगा है, जो बैक लेबल है, उसके ऊपर एक QR कोड है। आप उसको स्कैन करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके उस वीडियो को देखें। उसमें पूरा आपको वीडियो एक्सप्लेन करेगा कि एग्जैक्टली एक ट्रेडिशनल वे में रोटी हम इस आटे के साथ, ब्रेडेबल्स ग्लूटेन फ्री आटे के साथ कैसे बनाते हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर दावत दी और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी इस जर्नी को शेयर किया। मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं ब्रेडेबल्स ग्लूटेन फ्री फ्लावर ब्लेंड के साथ रोटी कैसे बनाती हूँ। तो चलिए, मैं अपने कस्टमर्स को एक चीज़ एज अ ट्रिक हमेशा बताती हूँ, आपसे भी शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप बैग खोलने से पहले, फ्लावर को बोल में निकालने से पहले बैग को अच्छी तरह शेक करें, हिलाएं इस तरह, इसलिए कि इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स डाले हुए हैं ब्लेंड बनाने के लिए, जब आपका बैग बहुत दिन तक शेल्फ पे रखते हैं आप, उसके बाद ये सेटल हो जाते हैं डिफरेंट लेयर्स में। इसको अच्छी तरह शेक करना है इस तरह, सो दैट एवरीथिंग, जो भी इसके अंदर फ्लावर्स हैं वो मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। उसके बाद आप निकाल के और आटा गूंदिएगा। ये मेरी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले कि आप फ्लावर को बोल में निकालें, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप फ्लावर को मेजर करें तो कोशिश करें कि आप प्रॉपर मेजरिंग कप लें। मेजरिंग कप जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए होना चाहिए। आप चाय का कप या लिक्विड जिसमें मेजर करते हैं वो वाला मेजरिंग कप नहीं लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी जो मेजरमेंट है वो ऑफ हो जाती है। मैं यूजुअली इस टाइप का मेजरिंग कप लेती हूँ फॉर फ्लावर्स, और सबसे सही तरीका मेजर करने का वो ये है कि आप स्पून से फ्लावर डालें अपने मेजरिंग कप में
इस तरह करके नहीं निकालिएगा, क्योंकि इस तरह आपको सही मेजरमेंट नहीं मिलती है। स्पून से डालें, इस तरह करके स्पून से डालिए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट अपने फ्लावर की मिलेगी। एंड देन कोई भी नाइफ ले लें, जैसे बटर नाइफ होती है, मक्खन लगाने की छुरी जिसको हम कहते हैं, उससे आप पीछे की तरफ से इसके ऊपर टैप करेंगे तो इससे ये होगा कि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं या इसमें जो भी गैप्स हैं फ्लावर के अंदर, वो दूर हो जाते हैं। और उसके बाद आप जो बैक साइड है छुरी की, उससे आप इसको इस तरह स्क्रैप कर दें। ये आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है। उसके बाद आप इसको किसी भी बोल में जिसमें आपको आटा गूंदना है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून सॉल्ट का डालूंगी। आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, मैंने हिमालयन सॉल्ट लिया है, मगर आपके पास अगर रेगुलर सॉल्ट है वो भी सही है। 1/4 टीस्पून, 1 कप के अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालना है। मैं बिल्कुल वही रेसिपी यूज़ कर रही हूँ जो मेरे बैग के पीछे लेबल जो लगा है उसके ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी याद ना रहे तो आप बैग के पीछे से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं, विस्क ले सकते हैं, किसी कांटे से या चमचे से भी मिक्स कर सकते हैं। बट ये कि इस चीज़ का ध्यान रहे कि अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से सॉल्ट जो है वो आटे में मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल 2 टेबलस्पून 1 कप के हिसाब से है। अगेन रेसिपी मेरी जो है वो बैग के पीछे लिखी हुई है। अगर आप बैग के पीछे से पढ़ के करेंगे तब भी 2 टेबलस्पून ऑयल 1 कप में डालना है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इस चीज़ की फिक्र मत कीजिएगा कि इसके अंदर ये जो लम्प्स बन रहे हैं ये एक्चुअली ऑयल के हैं। जब आप इसके अंदर पानी मिक्स करेंगी, पानी वार्म होगा, उससे ये जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। तो इस चीज़ की फिक्र मत कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक नॉर्मल आटे में ऑयल मिलाती हैं वैसे ही शक्ल है इसकी। अब मैं इसके अंदर आधा कप गर्म पानी, एक्चुअली गर्म नहीं कहूँगी मैं, वार्म वाटर डाला है मैंने आटे के अंदर। तो कोई भी टैप वाटर आप ले सकते हैं, वार्म टैप वाटर जो कि मैंने लिया है इस वक्त, वो आप इसके अंदर डालें और इसको जल्दी जल्दी मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी डाला हुआ है हमने और ये क्योंकि रेगुलर आटा नहीं है तो हमको इसे जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। और ये पॉइंट है जहां पर आप लिटरली you have to use your hands। अब मैंने उसमें से विस्क निकाल दिया है इसलिए कि इसको आप आराम से हाथ से गूंद सकती हैं। और आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। इसके अंदर बिल्कुल कोई लम्प्स नहीं है, इसके अंदर ऑयल नज़र नहीं आ रहा, सब कुछ अच्छी तरह पानी और आटे में मिक्स हो गया है। अब हम इसको इस तरह से, आई नो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टिकी है और ये स्टिकी होना भी चाहिए क्योंकि ये इसको थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको किसी भी वेट टॉवल से या वेट, मैं इस वक्त पेपर टॉवल लिया हुआ है मैंने जो कि वेट है, आप टी टॉवल ले सकती हैं या कोई भी टॉवल जो आप किचन में यूज़ करती हैं, क्लीन टॉवल, उसको आप गीला कर लें। गीला करके हल्का नम गीला, उसके अंदर से पानी बहना नहीं चाहिए, उसको आप कवर करके और 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। उसके बाद फिर आप 20 मिनट के बाद आके हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो मैं आपसे 20 मिनट के बाद मिलती हूँ फिर।
अब मैं थोड़ा सा डस्टिंग फ्लावर लेके और क्लीन सरफेस के ऊपर साफ करके सरफेस को, उसके ऊपर मैं डस्टिंग फ्लावर मैंने डाला है। ये डस्टिंग फ्लावर मैंने बैग से निकाला है, सेम फ्लावर है जो आप जिसका आपने आटा गूंदा है, उसको मैंने बॉक्स में करके रख लिया है सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए। आप भी कर सकते हैं इस तरह। तो थोड़ा सा आप आटा लेके डस्ट कर दें, और जो हमारा रेस्टिंग डो था जिसको मैंने नीट करके अब रखा हुआ है, इसलिए ये इतना स्मूथ लग रहा है। बेसिकली आपने उसको बोल में से रेस्टिंग करने के बाद निकाल के और सरफेस को डस्ट करके, और बेसिकली आपने इसको रोल करना है, इस तरह गूंदना है अपने दोनों हाथों से जैसे आप रेगुलर आटा गूंदते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर और इसकी सॉफ्टनेस बिल्कुल वैसी है जैसे एक रेगुलर आटे की होती है। बिल्कुल उतना ही स्मूथ है, उसकी फील भी हाथ लगाने से भी ऐसी ही है जैसे एक रेगुलर आटे की होती है। और आप देखें कि ये कैसे सॉफ्ट एंड बाउंसी है, लाइक लिटरली ऐसा लगता है जैसे ये रेगुलर आटा है। अब इसको आपने सरफेस पे रख लिया। ये वही 1 कप है जो हमने गूंदा था। इसको मैं कटर से कट करूंगी। अब ये कटर मेरे पास एक रेगुलर जैसे डो काटने के लिए या आप बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये वही कटर है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक रेगुलर बटर नाइफ ले सकते हैं जिससे आप इसको पीसेस कर लें इसके इस तरह। तो बीच में से आधा करें और फिर बीच में से आधा करें। नाउ मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसको आप कितने पेड़े बनाती हैं 1 कप से। तो ऑनेस्टली मेरे, अगर मैं घर के लिए बना रही हूँ तो मेरे 4 पेड़े इतने साइज़ के बनेंगे, क्योंकि हम लोगों के घर में रोटियां ज़रा बड़ी खाई जाती हैं। मगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप छोटी रोटियां खाते हैं तो आप इसको मज़ीद आधा कर दें इस तरह से, और आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 रोटियां निकल आएंगी। और ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आप चाहे 8 रोटियां बनाएं 1 कप से, आप 6 बनाए रोटियां, या आप 4 बनाए रोटियां, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। देखिए मैंने ऑलरेडी जो पीसेस किए थे, मैंने 8 पीसेस बनाए थे। उनको मैंने अब इस तरह से छोटी छोटी रोटियों के लिए पेड़े बना के रख दिए, और ये मैं आपके सामने बना देती हूँ पेड़ा। 3 पेड़े मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ सॉफ्ट पेड़े बन रहे हैं ये। और मुझे इसके ऊपर ज़्यादा खुशका लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बग़ैर खुशके के ही, और बग़ैर खुशके या बग़ैर ऑयल के ये इस तरह से स्मूथ पेड़े बन रहे हैं। और ये स्टिकी भी नहीं है, तो आपको स्टिकी होने की भी वो नहीं होनी चाहिए कि ये स्टिकी बन रहे हैं। ये देखिए जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये एक मैंने बड़ा पेड़ा बना के रखा था सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए कि इसकी बड़ी रोटी कैसे बनती है और कैसी लगती है। ये देखिए, मेरे घर में इतनी ही बड़ी रोटी खाई जाती है। तो आप ये देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, ना मैंने बहुत ज़्यादा इस पर खुशका लगाया है, और ना ही मैंने इस सरफेस के ऊपर मेरा जो सरफेस है नीचे, इसके ऊपर मैंने ऑयल भी नहीं लगाया, और ये नहीं चिपक रही है। ये देखें, और मुझे यकीन है एक दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। ये देखें कितनी बड़ी रोटी बनी है। इससे आप आराम से वो बना सकती हैं, रैप्स बना सकती हैं। ये देखिए जी, और ये चिपक नहीं रही। अब इसको हम पकाएंगे जैसे आप नॉर्मल रोटियां पकाती हैं तवे के ऊपर,
मेरा भी तवा मीडियम हीट के ऊपर है। आप बिल्कुल उसी तरह जैसे आप रेगुलर रोटी पकाती हैं उसी तरह इसको पकाएं। ये देखिए, और इसका कलर भी जैसे ऊपर से आपको लगे जैसे ये चेंज हो रहा है, रेगुलर रोटी की तरह जैसे चेंज होने लगे, आप उसको पलट दें। और ये देखें जैसे जैसे रेगुलर रोटी पे चट्टे से पड़ जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह कितनी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। और मेरी सारी रोटियां तो नहीं फूलती हैं, मगर जब मैं रोटियां पकाना शुरू करती हूँ तो 4-5 रोटियां जो हैं वो नहीं फूलती, उसके बाद फिर एकदम से सारी रोटियां फूलने लगती हैं। तो आई थिंक ये एक नॉर्मल आटे में भी ऐसा ही होता है जैसा इसके साथ हो रहा है। ये देखें कितनी खूबसूरत रोटी है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा